सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए द अडेप्टर मॉलिक्यूल, जो एनसीईआरटी में है 6.6.2 पेज नंबर 114। तो एनसीईआरटी पर पेज नंबर 114 वाला, तो एनसीईआरटी पर पेज 114 और टॉपिक नंबर क्या है 6.6.2 आरएनए, टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए तो जेनेटिक कोड तक हमने पढ़ लिया है। तो अब है 6.6.2 टीआरएनए द अडेप्टर मॉलिक्यूल। तो ये जो टीआरएनए है, टीआरएनए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो आने वाली प्रोसेस है टीआरएनए के बाद जो टॉपिक दिया गया है ट्रांसलेशन, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टीआरएनए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो टीआरएनए के बारे में जो एनसीईआरटी लिखती है कि टीआरएनए की जो इंफॉर्मेशन थी, जो पहली इंफॉर्मेशन अबाउट द टीआरएनए द अडेप्टर मॉलिक्यूल, इसके बारे में जो पहली दफ़ा इंफॉर्मेशन दी वो दी किसने? क्रिक ने। तो क्रिक हैज़ गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द टीआरएनए। जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने इंफॉर्मेशन पहली दफ़ा दी अबाउट द टीआरएनए मॉलिक्यूल, जिसको हम अडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं, इन 1955। तो 1955 में क्या हुआ? 1955 में जो फ्रांसिस क्रिक थे इन्होंने कहा कि जो ये एमआरएनए स्ट्रैंड होता है, एमआरएनए स्ट्रैंड पर जो ये क्या होते हैं, जो सिंपली कोडान्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस जो कोडान्स बनाते हैं एमआरएनए स्ट्रैंड पर। तो फ्रांसिस क्रिक ने कहा कि यहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है, जिस मैकेनिज्म के कारण क्या हो जाता है, जिस मैकेनिज्म के कारण वो, यहाँ पर एक मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के कारण कुछ चीज़ जो है वो रीड करती है किनको? वो रीड करती है कोडान्स को। तो जो एमआरएनए पर कोडान्स होते हैं तो उनको रीड किया जाता है और उसके बाद एक स्पेसिफिक, उन्हीं कोडान्स के रिलेटेड एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को फिक्स किया जाता है। तो ये रीड कौन करता है? ठीक है, तो ये रीड कौन करता है और उसके बाद यहाँ पर कौन ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को प्लेस करता है? तो उसने कहा था कि देयर इज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल, एक अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो ये सारे काम करता है। तो उसी अडेप्टर मॉलिक्यूल का नाम रख दिया गया क्या? टीआरएनए। तो एक लाइन लिखती है एनसीईआरटी, ही पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन अडेप्टर मॉलिक्यूल दैट वुड ऑन वन हैंड रीड द कोड एंड अनदर ऑन द अदर हैंड वुड बाइंड टू द स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। तो क्या क्या था फ्रांसिस क्रिक ने? उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो एक हाथ से क्या करता है, जो एक साइड से कोडान्स को रीड करता है और दूसरे साइड से एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बाइंड वहां पर कर देता है। तो that means the knowledge regarding the information regarding the tRNA molecule was given by for the first time by the Francis Crick। इतनी बात होगी। अब ये जो tRNA है, tRNA किस में यूज होता है? प्रोटीन, इट टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही अहम रोल कौन करता है? tRNA। तो प्रोटीन सिंथेसिस में किसका रोल है? tRNA का। लेकिन tRNA के, ये जो tRNA है ये खाली प्रोटीन सिंथेसिस में ही काम नहीं करता है, also it helps in non-protein synthetic processes। जो नॉन प्रोटीन सिंथेटिक प्रोसेस होते हैं, जैसे कि इट एक्ट्स एज, टीआरएनए एक्ट करता है एज ए प्राइमर ड्यूरिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इट आल्सो एक्ट्स एज, एक तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट करता है, बट इट आल्सो एक्ट्स एज प्राइमर। तो ये एक्ट करता है एज ए प्राइमर इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शंस। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शंस होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए से वापस डीएनए बन जाना, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसेस में, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसेस किस में हो रहे हैं? वायरसेस में, रेट्रोवायरसेस में। तो रेट्रोवायरसेस की जिंदगी में एक प्रोसेस होती है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जहां से आरएनए से वापस क्या बन जाता है? डीएनए बनना। तो दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो उसमें एक्ट कौन करता है एज एन प्राइमर? टीआरएनए। तो टीआरएनए के दो काम है, एक तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये जो प्रोटीन सिंथेटिक प्रोसेसेस होते हैं इनको ये कर देता है, मेन काम इसका ये है। और एज वेल एज ये एक्ट करता है एज अ प्राइमर इन द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ये एक्ट क्या करता है? एज ए प्राइमर। इतनी बात। अब देखो, ये जो टीआरएनए है, टीआरएनए सिंपली क्या है? ये एक सिंगल आरएनए चेन है। टीआरएनए क्या है? टीआरएनए इज अ सिंगल आरएनए चेन। टीआरएनए एक सिंगल आरएनए चेन है। टीआरएनए क्या है? एक सिंगल आरएनए चेन है। और ये सिंगल आरएनए चेन बनी होती है किनकी?
73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स। तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है टीआरएनए? 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स का ये बना होता है। तो इट इज मेड अप ऑफ 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स। इतने न्यूक्लियोटाइड्स का ये बना होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। एक तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, एज वेल एज ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ऑर्गेनेलीज ऑफ लिविंग सेल्स। जो लिविंग सेल्स की ऑर्गेनेलीज होती है, ऑर्गेनेलीज में ये पाया जाता है। तो ऑर्गेनेलीज एज वेल एज इन द साइटोप्लाज्म इट इज फाउंड। तो ऑर्गेनेलीज ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है, वहां पर ये पाया जाता है। और इसका पहली दफा जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर किसने दे दिया? हॉली। जो हॉली थे, हॉली जो एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या दे दिया? इसका स्ट्रक्चर दे दिया, रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली और उसके कुलीग्स। तो स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय, टीआरएनए का स्ट्रक्चर किसने दे दिया? टीआरएनए का स्ट्रक्चर दे दिया, स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय रॉबर्ट हॉली, ठीक है, RW हॉली ने इसका स्ट्रक्चर दे दिया एंड हिज कोवर्कर्स, ठीक है, उसके कोवर्कर्स ने स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, कोवर्कर्स ने उसका स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक। कब दे दिया? इन 1965। तो 1965 में क्या दिया गया? स्ट्रक्चर दिया गया किसका? टीआरएनए का। किसने दे दिया? RW हॉली एंड हिज कोवर्कर्स ने। अब देखो ये जो टीआरएनए है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो टीआरएनए ऐसा होता है, ये एक सिंगल आरएनए स्ट्रैंड होता है, यहां पर है आर्म, और इस आर्म को यहां पर एक लूप होता है, और यहां पर है 3 प्राइमर, ठीक है। तो ये एक टीआरएनए है, लेकिन ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है, दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये वाला स्ट्रक्चर कौन है? दिस इज 2 डिग्री स्ट्रक्चर, 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। तो ये 5 प्राइमर एंड और ये 3 प्राइमर एंड। इतनी बात। तो 5 प्राइमर 3 प्राइमर एंड। और देखो इस स्ट्रक्चर को हम, इस वाले स्ट्रक्चर हम क्लवर लीफ स्ट्रक्चर कहते हैं, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज अ 2 डिग्री स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहां पर, ये वाला ऑब्जेक्टिव इससे निकल जाता है। अब देखो इस 3 प्राइमर एंड पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। कौन सी सीक्वेंस? CCA, एक कंजर्व्ड सीक्वेंस होती है। उस कंजर्व्ड सीक्वेंस को हम कहते हैं CCA सीक्वेंस। तो यहां पर एक कंजर्व्ड सीक्वेंस होती है टीआरएनए में। 3 प्राइमर एंड पर क्या है? CCA सीक्वेंस, दैट इज अ कंजर्व्ड सीक्वेंस। तो CCA सीक्वेंस कहां पर है? 3 प्राइमर एंड ऑफ द दिस टीआरएनए। और इसके पास क्या है? 5 प्राइमर एंड। और ये जो 3 प्राइमर एंड है, ये वाली जो आर्म बनी है, तो ये होती है साइट फॉर द अमाइनो एसिड अटैचमेंट। अमाइनो एसिड्स को अटैच करने के लिए ये साइट होती है, दिस इज द साइट फॉर अमाइनो एसिड अटैचमेंट। ये है अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट, अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट, ठीक है, अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट। तो अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट कौन है? ये 3 प्राइमर एंड जो ये आर्म होती है, दिस इज एक्सेप्टर आर्म भी हम इसको कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम साइट फॉर अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट भी कहते हैं। एक्सेप्टर आर्म और अटैचमेंट साइट हम कहते हैं जहां पर अमाइनो एसिड्स बाइंड हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो डी लूप, दिस इज कॉल्ड एज डी लूप, इसको हम कहते हैं डी लूप, ठीक, इस वाले को हम कहते हैं डी लूप। और उसके बाद क्या होती है यहां पर, इसको हम कहते हैं एंटीकोडॉन लूप, दिस इज नोन एज एंटीकोडॉन लूप। ये एंटीकोडॉन लूप होता है। और यहां पर अगर हम देखें, जो ये होता है, दिस इज कॉल्ड एज टी साई लूप, इसको हम क्या कहते हैं? टी साई सी लूप। ये होगी टी साई सी लूप। और ये होती है वेरिएबल आर्म, दिस इज वेरिएबल आर्म।
तो अब हम देखेंगे इस टीआरएनए में ये डी लूप, वेरिएबल आर्म, ये क्या चीजें हैं। तो एक्सेप्टर आर्म जो होती है, जो एक्सेप्टर आर्म होती है, सिंपली जो एक्सेप्टर आर्म होती है, एक्सेप्टर आर्म, तो एक्सेप्टर आर्म वहां पर कौन बाइंड होता है, वहां पर एमिनो एसिड्स बाइंड होते हैं। और ये एक्सेप्टर आर्म बनी होती है 7 बेस पेयर्स और 4 सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स की। तो एक्सेप्टर आर्म इज मेड अप ऑफ 7 बेस पेयर्स और इसमें क्या होते हैं 4 सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स, 4 सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स, 4 सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स इसमें होते हैं। तो इसमें है 7 बेस पेयर्स, 7 बेस पेयर्स जो होते हैं प्लस 4 सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स यहां पर हो जाते हैं। और उसी 4 सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स में एक सीक्वेंस आ जाती है, दैट सीक्वेंस इज नोन एज, एक कंजर्व्ड सीक्वेंस आ जाती है, सीसीए सीक्वेंस। ठीक है, सीसीए सीक्वेंस एक कंजर्व्ड सीक्वेंस आती है। तो यह है एक्सेप्टर आर्म। और एक्सेप्टर आर्म पर क्या हो जाता है, एमाइनो एसिड्स बाइंड, एमाइनो एसिड्स बाइंड हो जाते हैं, एमाइनो एसिड्स बाइंड हो जाते हैं इन द एक्सेप्टर आर्म। उसके बाद होती है डी, जो डी लूप होती है, ये वेरिएबल लेंथ की होती है, इट इज ऑफ वेरिएबल लेंथ। और ये जो डी लूप है, डी लूप किसके लिए यूज होती है, डी लूप की फंक्शन क्या है। अगर हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ द डी लूप क्या होती है, तो डी लूप हेल्प करता है रिकॉग्नाइजेशन में। ठीक है, इट हेल्प अस इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एमाइनो एसिड। डी लूप किस में मदद करता है, डी लूप हेल्प अस इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड, ये परफेक्ट एमाइनो एसिड ने बाइंड किया है कि नहीं, तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड कौन करता है, डी लूप। ठीक है, इट हेल्प अस इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड। इतनी बात। और उसके बाद ये डी लूप से जो आर्म है, देखो ये कितने बेस पेयर्स की होती है, ये 3 से 4 बेस पेयर्स की ये आर्म होती है, 3 to 4 बेस पेयर्स की आर्म ये होती है। ठीक, और ये तो मैंने तो भाई ये बताया आपको कि जो एक्सेप्टर आर्म हो 7 बेस पेयर्स की, और डी लूप की आर्म जो होती है, डी लूप की आर्म कितनी होती है, डी लूप की आर्म होती है 3 to 4 बेस पेयर्स की, 3 से लेकर 4 बेस पेयर्स की आर्म ये होती है। इतनी बात। और फंक्शन क्या है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एमाइनो एसिड्स। इतनी बात होगी। अब हम देखेंगे इसमें एक होता है कौन सा, ये एंटीकोडॉन लूप और टी साई लूप। अब टी साई लूप क्या करता है, टी साई लूप करता है जो पॉसिबल राइबोसोम इंटरएक्टिविटी साइट है, इसको हम इंटरएक्टिविटी साइट कहते हैं, राइबोसोम इंटरएक्टिविटी साइट। जो टी साई लूप है, टी साई लूप क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं राइबोसोम इंटरएक्टिविटी साइट, राइबोसोम इंटरएक्टिविटी साइट, इंटरएक्टिविटी साइट। तो राइबोसोम इंटरएक्टिविटी साइट, टी साई लूप क्या है, राइबोसोम इंटरएक्टिविटी साइट। ठीक है, तो ये राइबोसोम इंटरएक्टिविटी साइट है, और जब राइबोसोम के साथ ये इंटरएक्टिव होती है, दैट मीन्स जब ये टीआरएनए किस में घुस जाता है, राइबोसोम में घुस जाता है, तो राइबोसोम में वहाँ पर क्या होती है, साइट्स होती है, टीआरएनए बाइंडिंग साइट। तो उसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए इसके कौन सी लूप होती है, टी साई सी लूप, टी साई सी लूप इसमें होती है। तो ये राइबोसोम के बाइंडिंग साइट के साथ, टीआरएनए बाइंडिंग साइट जो वहाँ पर होती है उसके साथ इंटरैक्ट, राइबोसोम में जो टीआरएनए बाइंडिंग साइट होती है उसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए ये टी साई लूप होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसमें है देयर इज एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन साइट जो होती है, तो एंटीकोडॉन लूप। अब देखो एंटीकोडॉन लूप जो होता है, एंटीकोडॉन लूप ये बना होता है 7 न्यूक्लियोटाइड्स का, इट इज मेड अप ऑफ 7 न्यूक्लियोटाइड्स, ये 7 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। ठीक है, ये 7 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, और इसमें 5 बेस पेयर्स होते हैं, 5 बेस पेयर्स, 5 बेस पेयर्स और 7 न्यूक्लियोटाइड्स का ये बना होता है। इतनी बात। और ये एंटीकोडॉन लूप से क्या हो जाता है, ये एंटीकोडॉन लूप से किनको, एंटीकोडॉन लूप जो है ये सिंपली यहीं पर वुबलिंग यहीं पर हो जाती है, जो टीआरएनए वुबलिंग शो करता है, मतलब ये जो एंटीकोडॉन लूप है
अगर मैं यहाँ पर सिंपली बना दूँ तो ये हो गया एंटीकोडान लूप। हम जल्दी से बनाएंगे। देखो ये एंटीकोडान लूप पर क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेसिस होती है, जैसे कि आई, जी और सी। IgC, आई को हम आइनोसिन कहते हैं, और ये जो एडेनिन है, एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय आइनोसिन। तो आई क्या है, आइनोसिन। अनयूजुअल बेस पाई जाती है किसमें, ये पाई जाती है इन द टीआरएनए। और आइनोसिन किससे रिप्लेस होती है, बाय एडेनिन। ठीक है। और इसी तरीके से गोनिन है, गोनिन जो है ये किससे रिप्लेस हो जाती है, ये रिप्लेस हो जाती है वायोसिन से। इट इज रिप्लेस्ड बाय वायोसिन। वायोसिन क्या है, W। ठीक, टीआरएनए में। इतनी बात होगी। तो अनयूजुअल बेस, ये जो एंटीकोडान लूप होता है इसमें एंटीकोडान ट्रिपलेट्स होते हैं और यही रीड करते हैं कोडान्स को। दिस एंटीकोडान लूप हेल्प अस इन द रीडिंग ऑफ द कोडान्स ऑफ द एमआरएनए। और वहीं पर शो हो जाती है कौन सी, वबलिंग। वबलिंग जो होता है मतलब जो कोडान की जो पहली बेस पेयर होती है और कोडान की तीसरी बेस पेयर और एंटीकोडान की पहली बेस जो होती है, वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर वुबलिंग इंटरचेंज हो जाता है वहां पर। तो दैट इज कॉल्ड एज वुबलिंग। तो वुबलिंग यहीं पर शो हो जाती है। अब देखो, तो ज्यूरिंग फॉर एग्जाम्पल ये जो एंटीकोडान लूप है, एंटीकोडान लूप में अनयूजुअल बेसिस होती हैं और जो ये प्रोड्यूस हो जाती है कब, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली ये प्रोड्यूस हो जाते हैं बाय एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन। जो एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन हो जाती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या हो जाती है, एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन हो जाती है। और ये जो एडेनोसिन है, दैट मीन्स यूजुअल बेस, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइनोसिन में। और जो गोनिन है, ये यूजुअल बेस है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है वायोसिन में। ठीक है। तो टीआरएनए के मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन हो जाती है, तो एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन में क्या हो जाता है, यहाँ पर गोनिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, वायोसिन में। और एडेनिन किस में कन्वर्ट होता है, आइनोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात आ गई। और एक और चीज़ हो जाती है जो यूरासिल को अगर मिथाइलेशन हो जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर मिथाइलेशन हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है थायमीन में। ठीक। या तो अगर इसकी रिडक्शन हो जाए तो किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये डाइहाइड्रोयूरिडीन में कन्वर्ट हो सकता है। डाइहाइड्रोयूरिडीन, इसको हम कहते हैं डाइहाइड्रोयूरिडीन। DIH हो गया डाइहाइड्रोयूरिडीन। तो इसका मैं यहां पर लिख देता हूं, डाइहाइड्रोयूरिडीन। तो डाइहाइड्रोयूरिडीन में कन्वर्ट हो सकता है अगर रिडक्शन हो गई। या अगर आइसोमेराइजेशन हो गई, तो अगर आइसोमेराइजेशन हो गई तो क्या हो सकता है, तो ये देखो, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस हैं जो यूजुअल बेसिस में, जो यूजुअल बेसिस होती है टीआरएनए में, उनका क्या हो रहा है। मतलब अगर मिथाइलेशन हो गई तो थायमीन, अगर यूरासिल की क्या हो जाएगी, रिडक्शन, तो डाइहाइड्रोयूरिडीन। और अगर क्या होगी, अगर आइसोमेराइजेशन होगी तो किस में कन्वर्ट हो सकता है, साई में। अब ये साई क्या है, साई को हम सीडोयूरिडीन कहते हैं। साई को और साई और को हम सीडोयूरिडीन कहते हैं। सीडोयूरिडीन तो इसमें कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, ये हो गया। अब देखो, ये तो एंटीकोडान लूप भी हो गया। ठीक है। और उसके बाद होती है इसमें वेरिएबल आर्म। जो वेरिएबल आर्म होती है, ये वेरिएबल आर्म होती है 4 से लेकर 5 न्यूक्लियोटाइड्स की, 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। ठीक है, बनी होती है। लेकिन इसमें 4 से 5 न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक तो ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम इसमें इट कंटेन्स अप टू 24 न्यूक्लियोटाइड्स। तो 24 न्यूक्लियोटाइड्स तक हो सकते हैं वेरिएबल आर्म में। इतनी बात आ गई। तो जो अभी मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाया, तो वो हो गया 2 डिग्री स्ट्रक्चर। तो इसका एक और स्ट्रक्चर भी होता है, दैट इज कंपैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम एल शेप्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वो एल शेप्ड स्ट्रक्चर में मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि एल शेप्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ तक तो हो गया सारा का ये स्ट्रक्चर जो टीआरएनए का था, ये तो क्लियर आउट हो गया। ठीक है। अब देखो, इसमें एक होता है एल शेप्ड स्ट्रक्चर।
एल शेप्ड स्ट्रक्चर भी होता है, दैट इज 4 डिग्री स्ट्रक्चर हम इसको कहेंगे एल शेप्ड स्ट्रक्चर को। तो एल शेप्ड स्ट्रक्चर कैसे होता है? एल स्ट्रक्चर जो टीआरएनए का वो ऐसे होता है, ये हो गया 3 प्राइमर एंड, यहाँ पर होती है कौन सी कंजर्व्ड सीक्वेंस सीसीए, और ये होता है टी साई लूप, और उसके बाद यहाँ पर होता है क्या, दिस इज वेरिएबल आर्म, ये वेरिएबल आर्म है, और उसके बाद दिस इज एंटीकोडॉन लूप, और एंटीकोडॉन लूप के बाद यहां पर क्या होता है, ये हो गया 5 प्राइमर एंड, 5 प्राइमर एंड, ठीक, और ये होगी डी लूप, ये डी लूप है, ये वेरिएबल आर्म है, और ये कौन सी है, दिस इज एंटीकोडॉन लूप, ठीक, और ये हो गया टी साई लूप, टी साई सी लूप, ठीक है, और 3 प्राइमर एंड। तो ये चीजें हो जाती है किसमें, एल स्ट्रक्चर में। तो एल स्ट्रक्चर है 4 डिग्री स्ट्रक्चर। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब देखो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस हर किसी अमाइनो एसिड, जो ये एमआरएनए स्ट्रैंड होता है, इस पर कोई सीक्वेंस होती है जिनको हम कोडान्स कहते हैं। तो हर कोई कोडान जो होता है, हर कोई कोडान एक अमाइनो एसिड को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, और हर अमाइनो एसिड का अपना टीआरएनए होता है, हर अमाइनो एसिड का अपना टीआरएनए होता है। तो एवरी अमाइनो एसिड हैज इट्स ओन टीआरएनए, एवरी अमाइनो एसिड हैज इट्स ओन टीआरएनए, उनका अपना टीआरएनए होता है, ठीक है, हर किसी अमाइनो एसिड का अपना टीआरएनए होता है। बस या एक स्पेसिफिक टीआरएनए भी होता है। देखो हर किसी अमीनो एसिड का अपना टीआरएनए होता है, बट यहाँ पर एक स्पेसिफिक टीआरएनए भी होता है जिसको हम इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं। और ये जो इनिशिएटर टीआरएनए है, इनिशिएटर टीआरएनए किसके लिए यूज होता है, इनिशिएशन के लिए, ठीक है। तो इनिशिएटर टीआरएनए इज अ स्पेसिफिक टीआरएनए विच इज यूज्ड फॉर इनिशिएशन, और ये इनिशिएशन कोडान को ही क्या करता है, रीड आउट कर देता है, ठीक है। तो इनिशिएशन कोडान AUG जो है इनिशिएशन कोडान हो गया, ठीक है। AUG क्या है, इनिशिएशन कोडान, तो इसको हम इनिशिएटर कोडान कहते हैं। तो स्पेसिफिक कोडान भी होता है, देयर आर स्पेसिफिक कोडान्स। ये स्पेसिफिक टीआरएनए जो होता है, स्पेसिफिक टीआरएनए कौन सा है, इनिशिएटर टीआरएनए। स्पेसिफिक टीआरएनए इज इनिशिएटर, या स्पेशल टीआरएनए हम उसको बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। और इनिशिएटर टीआरएनए क्या करता है, इनिशिएटर टीआरएनए इनिशिएशन कर देता है। तो ये कौन सा काम करता है, इनिशिएशन करता है, ठीक है। कोई भी टीआरएनए नहीं है किसके लिए, स्टॉप कोडान्स के लिए। देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडान, कोई भी टीआरएनए नहीं है अवेलेबल किसके लिए, नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडान। तो स्टॉप कोडान जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है, मतलब ये स्टॉप हो जाती है, तो कोई भी, या ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाती है, तो कोई भी कोडान जो है, स्टॉप कोडान के लिए कोई भी टीआरएनए होता नहीं है, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो ये तो सारा क्या था, दिस वाज ऑल अबाउट द टीआरएनए।